हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हमने ये सोचा है कि एक आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे भी थोड़ी कुछ बातें अब शेयर की जाएं। मेरा बहुत दिन से मन ये अंदर से हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे कुछ आपके साथ लेक्चर शेयर किया जाए। तो आज हमारा जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अभी हम बताएंगे कि किस तरह के रिलेशन होते हैं विश्व में, कैसे संबंध बनते हैं राष्ट्रों के मध्य। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे हमारी चर्चा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं अभी भारत चीन के मध्य लगातार संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। लद्दाख में आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के भी संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। नेपाल भी अलग अपना रवैया अपना के भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या इसके पीछे आधार होता है, आज हम उसी चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और संबंध कैसे डेवलप होते हैं, संबंधों के पीछे आधार क्या होता है, इस पे आज हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र रहेगा कि आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझते हैं। तो पहली चीज अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए होता है राष्ट्र का हित। राष्ट्र का हित क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ नेशन, क्या राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्र का हित क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट भी आप इसको कहते हो, क्या होता है। देखिए, हर देश, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, वो अपनी विदेश नीति को ऐसा रखता है कि उसके राष्ट्रीय हित जो हैं पूरे होते रहे। राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास हर देश अपनी विदेश नीति में करता है और उसके लिए वो कोई समझौता नहीं चाहता है और किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों को कोई भी देश पीछे नहीं करता है। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि देश की जो भौगोलिक एकता, अखंडता जो है, हमारी भारत की बात करें तो भारत की जो भौगोलिक एकता और अखंडता है उसको बनाए रखना, पहली चीज तो यही है। राष्ट्र का हित मतलब यही होता है कि देश की भौगोलिक एकता और अखंडता को बनाए रखना। देश की भौगोलिक एकता एवं अखंडता को बनाए रखना हर देश चाहता है कि भाई हमारी नीतियां ऐसी हों कि हमारी भौगोलिक एकता और अखंडता जो है वो सुरक्षित रहे, अक्षुण्ण रहे, उसमें कोई समस्या कोई नहीं चाहता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम और क्या चाहते हैं? आर्थिक समृद्धि हो और राजनीतिक अस्थायित्व भी हो। मतलब हमारी आर्थिक समृद्धि भी हमें चाहिए और राजनीतिक रूप से हमको स्थायित्व भी मिले। राजनीतिक रूप से स्थायित्व भी हमारे पास रहना चाहिए। ये राष्ट्र का हित होता है। पहले हम कोई भी देश, किसी भी देश के साथ कोई संबंध बनाएंगे तो पहले हम राष्ट्र का हित देखेंगे, क्या ये हित तो नहीं प्रभावित हो रहे। अगर इसमें से कोई भी हित भारत का प्रभावित होगा तो भारत वो संबंध जिसके साथ भी है उसको एक बार फिर से मूल्यांकन करेगा, एक बार रियलाइज करेगा कि क्या प्रॉब्लम है इनमें। अभी चाइना के साथ आप देख रहे हैं, ये भारत की भौगोलिक एकता और अखंडता को चोट हो रही है। तो भारत के जो भी संबंध और हैं, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे वहां पे अन्य जो संबंध हो, उन सभी संबंधों को भारत पीछे छोड़ने का प्रयास करेगा कि आप भौगोलिक एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये बात यहां समझना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय हित
पहला तत्व होता है विदेश नीति, या भारत में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहला तत्व क्या होगा? राष्ट्रीय हित। दूसरी बात, एक चीज चलती है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है? इसको यहां रखते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम ये क्या होता है? जीरो सम गेम को अगर आप समझो तो जीरो सम गेम एक प्रकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें दो देश आपस में संघर्ष की स्थिति रहती है। जीरो सम गेम में दो देशों या दो राज्यों के बीच संघर्ष की परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक राज्य की विजय का आशय दूसरे राज्य की पराजय से होता है, हार से होता है। इसलिए इसमें राज्यों के बीच संभव सहयोग नहीं होता। मतलब जीरो सम गेम का मतलब यह होता है कि दो देशों के बीच या राज्यों, यहां पे इसका मुख्य मतलब है दो देशों के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें एक देश की हार होती है, एक देश की हार होती है। इसलिए दोनों के मध्य सहयोग नहीं हो सकता, सहयोग नहीं। यह भी एक अवधारणा है कि अगर संघर्ष हो रहा है और एक देश की हार होती है तो दोनों के मध्य सहयोग कैसे हो पाएगा? तो इसको कहते हैं सहयोग संभव नहीं है। और इसमें आप एक चीज देखोगे, जब ये जीरो सम गेम उस समय की बात है जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध के समय ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। जब हम पूरी चर्चा करेंगे शीत युद्ध पे तो हम आपको बताएंगे कि शीत युद्ध क्या है, किस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए और पूरा विश्व कैसे दो धड़ों में बंट गया, एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ पूंजीवाद, और दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। बाद में साम्यवाद की जड़ें हिल गईं और सोवियत रूस का विघटन हो गया और अमेरिका विश्व का एक सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभर के सामने आया। एक दो शक्तियां पहले थी, सोवियत संघ और अमेरिका। अब अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में सामने आता है शीत युद्ध के बाद। तो क्या आपको जीरो सम गेम और राष्ट्र का हित समझ में आ गया होगा? तीसरी बात करता हूं मैं, यहां पर एक और होता है नॉन जीरो सम गेम। एक तो जीरो सम गेम देखा और फिर अगली बात क्या है? नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम ये क्या होता है? ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय संबंध अगर आपको समझना है तो इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। नॉन जीरो सम गेम क्या होता है? इसमें एक बात समझने की बात है कि दो देशों के मध्य जो है आपसी सहयोग हमेशा लाभ देंगे। दो देशों के मध्य आपसी संबंध जो होते हैं, सहयोग जो होता है वो लाभ देता है। इसलिए सहयोग दोनों के लिए साझा लाभ देगा। मतलब अगर दो देश आपस में रिलेशन सहयोग करेंगे तो एक ही देश को लाभ नहीं मिलेगा, दोनों देश को लाभ मिलेगा, तो साझा लाभ मिलेगा, ठीक। इसलिए आर्थिक रूप से आप देखो कि जो भी आर्थिक रूप से संबंध बनाए जाएंगे या पर्यावरण के क्षेत्र में संबंध बनाए जाएंगे, उससे यहां पर सभी के लिए लाभ मिलेगा। मतलब ये कहने का यहां है कि हम अगर आर्थिक संबंध कोई बनाते हैं, आर्थिक संबंध अगर यहां डेवलप होता है दो देशों के मध्य, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक देश को ही फायदा नहीं होगा, दोनों को फायदा होगा, दोनों को लाभ। इसी प्रकार पर्यावरण से जुड़ा कोई मुद्दा है, उस पर भी
उस पर भी सभी को फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि नॉन जीरो सम गेम में ये है कि अगर आर्थिक संबंध जो है तो दोनों, अगर दो राज्य हैं या दो देश हैं, अगर इनके बीच में सहयोग है, दो देशों के बीच सहयोग है, तो सहयोग का फल सबको मिलेगा। दो देशों के मध्य अगर सहयोग है तो फल जो है मिलेगा, सबको मिलेगा। ये तो बात कह रहे हैं नॉन जीरो सम गेम में। इसलिए चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे वो पर्यावरणीय स्तर हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो, सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम, इतनी बातें मैंने बताई। इसके आगे चर्चा करते हैं जो विश्व की महाशक्तियां हैं उनके ऊपर, क्या मामला है उनका। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई, 3 बातें बताई। अब विश्व की जो महाशक्ति है, महाशक्ति या महाशक्तियां, अब ये जो सुपर पावर हैं, सुपर पावर, ये जो सुपर पावर्स हैं, इनकी क्या स्थितियां हैं, अब इनको देखने की जरूरत है। ठीक है, देखो हुआ क्या कि सुपर पावर अब इस समय केवल एक बचा है, अमेरिका। कौन है? अगर आप सबसे ऊपर ऐसे देखो तो यहां देखोगे यूएसए है, अमेरिका सबसे ऊपर है। ये क्या है? सुपर पावर। ठीक है, फिर आप देखोगे महाशक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं। ये सबसे ऊपर अमेरिका। फिर महाशक्तियों में कौन कौन आएगा? महाशक्तियों में आप देखोगे रूस है, रूस, चीन, रूस, चीन, जापान, भारत, रूस, चीन, जापान, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सारी महाशक्तियां हैं। ये क्या है? महाशक्तियां। और अमेरिका क्या है? सुपर पावर है। ठीक है, और फिर आप देखोगे क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं अपने अपने इलाकों की, जिनको रीजनल पावर्स कहते हैं, क्षेत्रीय शक्तियां। क्षेत्रीय शक्तियों में कौन कौन आएंगी? जैसे आप देखोगे इसमें एक तो सऊदी अरेबिया हो सकता है, ईरान है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आदि। ये सब क्या है? ये सब क्षेत्रीय शक्तियां हैं। और सबसे ऊपर अमेरिका। अब यहां पे मामला ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये विश्व की जो सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, महाशक्तियां और क्षेत्रीय शक्तियां, क्या हो रहा है विश्व में, कैसे चीजें घटनाक्रम घटते हैं, इनके पीछे आपको शक्ति संतुलन समझना पड़ेगा, पावर ऑफ बैलेंस। तो पावर ऑफ बैलेंस को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा राष्ट्र कैसे निर्णय लेते हैं, किस तरह की चीजें घटित होती हैं। अमेरिका विश्व का इस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, सबसे शक्तिशाली देश है, जो पूरे विश्व में अपनी सेनाओं का एक साथ संचालन कर रहा है और कर सकता भी है। विश्व में एक साथ
कई मोर्चों पर अपनी सेनाओं का संचालन कर रहा है। और आप देखोगे कि अमेरिका कमोबेश जो विश्व की व्यवस्था है उसमें उसकी पर्याप्त दखलंदाजी भी है। मतलब जहां पे भी कुछ हो रहा है या अमेरिका अपने हितों को विश्व में कहीं पे भी इग्नोर नहीं करता है। मतलब विश्व की व्यवस्था में अमेरिका की पर्याप्त दखलंदाजी है और इसलिए आप देखोगे कि वो उसे माना जाता है कि वो बहुत जो बड़े निर्णय होते हैं उसमें अमेरिका का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखोगे कि आज की दुनिया में, आज के समय में जो सबसे बड़े संकट आ रहे हैं वो एक तो पर्यावरण है, आतंकवाद है, फिर इसके बाद ये माना जाता है कि जो परमाणु हथियारों का जो बहुत तेजी से प्रसार अगर हो जाएगा तब भी खतरा है, तो परमाणु अप्रसार है। और इन सभी विषयों पर आप देखोगे कि अमेरिका विश्व को लीडरशिप देता है, नेतृत्व देता है। तो अमेरिका को आप देखोगे तो एक तो आतंकवाद, पर्यावरण, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों पर विश्व का अगुवा है। अगुवा मतलब नेतृत्व करता है। आदि मुद्दों पर विश्व का अगुवा है और विश्व जो है इसके पीछे चलने का काम होता है कि जो इसमें आप देखोगे कि पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका बाहर हुआ तो वो पर्यावरण को लेके की गई संधि थी, लेकिन वो संधि अपने आप में असफल होने लगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका जब किसी भी एग्रीमेंट से बाहर हो जाता है या कुछ भी करता है तो उसका पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि ये सुपर पावर है और बहुत सारी चीजों पर विश्व को लीड करता है। अब आपको जो ग्रेट पावर्स हैं, ये जो ग्रेट पावर्स हैं, ये जो महाशक्तियां हैं, इनको ग्रेट पावर कहते हैं। ग्रेट पावर्स, ये ग्रेट पावर्स जो हैं इनकी क्या स्थितियां होती हैं भाई? ग्रेट पावर्स आप देखोगे कि ये सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और अपने इसी पराक्रम के कारण ये जो विश्व में अपना एक प्रभाव स्थापित करते हैं। तो ये जो महाशक्तियां हैं ये सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से विश्व की शक्तियां होती हैं और अपना प्रभाव विश्व में, हमेशा इनका प्रभाव विश्व में ये प्रयास रहता है कि विश्व में हमारा प्रभाव बढ़े, हमारी चीजें अच्छी हों। ठीक है, आज आप देखेंगे कि अगर आप रशिया को देखो तो रशिया आज भी सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली देश है। आप चाहे उसके परमाणु हथियारों को देख लीजिए, अमेरिका से कमतर नहीं है, ज़्यादा ही है और उसके बाद भी शक्तिशाली है। इसके अलावा चीन को आप देखिए, वो आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली है और वो सैन्य रूप से भी शक्तिशाली है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जापान है, जर्मनी है, ये दोनों आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, ये दोनों भी आप देखेंगे तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों तरीके से शक्तिशाली हैं, आर्थिक और सैन्य दोनों तरीके से। वहीं भारत को आप देखोगे तो ये जो है ये भी सैन्य रूप से भी है और आर्थिक रूप से भी है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यहां पर कई तरीके से दिखाई देगा। ये जो रसिया है ये बेसिकली सैन्य रूप में आपको दिखाई देगा कि ये ग्रेट पावर है। इसके अलावा चाइना आर्थिक प्लस सैन्य, आर्थिक प्लस सैन्य दोनों तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जापान प्लस जर्मनी कर दो तो जापान, जर्मनी ये दोनों आर्थिक रूप से दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जापान भी दूसरे विश्व युद्ध से इसने वो बुद्ध की नीति का अनुसरण किया। जापान ने कहा कि भाई अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिका जापान के ऊपर आक्रमण, अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाता है। ये ऐसी संधि इनके बीच में है। तो जर्मनी की भी यही स्थिति है कि दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी की कमर तोड़ दी गई,
तो जर्मनी में भी युद्ध को लेकर जो स्थितियां हैं वो बहुत ठीक नहीं होती हैं, और वहां पर भी आर्थिक पहलू, ये दोनों आर्थिक स्तर पे महाशक्तियां हैं। और आप देखोगे कि फ्रांस और इंग्लैंड को अगर आप देखोगे तो ये दोनों सैन्य, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को देखोगे तो ये सैन्य स्तर पे प्लस आर्थिक स्तर की शक्तियां हैं। और वहीं भारत को भी देखोगे तो भारत जो है, भारत भी सैन्य प्लस आर्थिक, सैन्य प्लस आर्थिक स्तर पे विश्व की एक बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो यहां पे ये बात समझनी है कि किस तरीके से मामला है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तभी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझोगे कि कौन सा देश किस तरह का है, क्या कहां की क्या स्थिति है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों की। देखो, क्षेत्रीय शक्तियां जो होती हैं वो इमर्जिंग पावर होती हैं, वो उभरती हुई शक्तियां होती हैं। और उभरती हुई जो शक्तियां होती हैं उनके पास भी बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र विशेष में होता है। जैसे वो जिस क्षेत्र में रहेगी, जैसे सऊदी अरब है तो अपने क्षेत्र में उसका पर्याप्त प्रभाव रहेगा। जैसे इंडोनेशिया है तो उसका दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव दिखाई देगा आपको। ईरान का भी आपको दिखाई देगा कि जो मध्य एशिया है वहाँ पे पूरा प्रभाव, पश्चिम एशिया, ईरान का प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, ईरान और आपको सऊदी अरेबिया का दोनों का प्रभाव आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो पश्चिम एशिया में। इसी प्रकार आप देखोगे कि चाहे नाइजीरिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, ये सभी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे पाकिस्तान है तो दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये रीजनल पावर्स हैं, ये इमर्जिंग पावर्स हैं, और ये अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास लगातार करते हैं। अब एक बात और समझनी है कि हार्ड पावर क्या होता है। हार्ड पावर, इतनी बात समझ गए होंगे। हार्ड पावर, हार्ड पावर क्या होता है, ये हार्ड पावर क्या कहलाता है, ये कौन सी बला है। जब देखो राज्य या जब कोई देश होता है, जब उसकी सैन्य शक्ति को ही हार्ड पावर नाम दिया जाता है कि उसकी सैन्य क्षमता कैसी है। किसी राष्ट्र की सैन्य क्षमता कैसी है, सैन्य क्षमता को ही हार्ड पावर कहते हैं। राष्ट्र की सैन्य क्षमता को ही हार्ड पावर माना जाता है कि कोई राष्ट्र, उसकी क्षमता किस तरह की है, उसके पास किस तरह की इक्विपमेंट हैं, किस तरह से उसकी रणनीतियां हैं, तो उसको कहते हैं हार्ड पावर्स। ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या होता है, सॉफ्ट पावर वो होता है कि जब कोई देश अपने गैर सैनिक या ऐसे कार्य जो आर्थिक स्तर के कार्य होते हैं जहां पे सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जो सॉफ्ट पावर का मतलब ये हुआ, ऐसे देश जहां पर सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाए, आर्थिक शक्ति का प्रयोग हो, या आर्थिक आधार पे विस्तार हो रहा हो, या अपनी ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन न हो, तो उसको कहते हैं ऐसे देशों को सॉफ्ट पावर। इकोनॉमिकल लेवल पर जब कोई देश विस्तार चाहता है या विस्तार करता है तो उसमें कोई सैन्य तत्व नहीं छिपा होता है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर के द्वारा ही कभी कभी आप देखोगे कि हार्ड पावर पैदा की जाती है। कभी कभी सॉफ्ट पावर, यहीं पे समझ लीजिए कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। सॉफ्ट पावर, इस सॉफ्ट पावर में बेसिकली आर्थिक आधार पर, बातचीत के आधार पर जब संबंध डेवलप होते हैं
विस्तार होता है, जिसको कहते हैं हम। और कभी कभी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड पावर इस्तेमाल होता है सॉफ्ट पावर के साथ साथ। क्यों? क्योंकि कभी हमारे चीजों को कोई दबाने का प्रयास करेगा तो मजबूरी में हार्ड पावर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर के द्वारा कभी कभी हार्ड पावर भी पैदा होता है या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज पूरी दुनिया कैसी है? यूनिपोलर विश्व है। यूनिपोलर मतलब एक ध्रुवी विश्व हो गया। उस विश्व में सबसे ऊपर अमेरिका है। और बाइपोलर विश्व की बात होती है कि एक ऐसा विश्व हो जिसमें अभी इसके पहले जब अमेरिका अकेले नहीं था तो पहले बाइपोलर विश्व था। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों शक्तियां थीं विश्व में, लेकिन बाद में यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका एक यूनिपोलर विश्व के रूप में आया। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ड क्या होता है? मल्टीपोलर वर्ड ऐसा वर्ड जिसमें जो भी शक्तियां होती हैं जो अपने आप को महाशक्तियों के रूप में स्थापित कर रही हैं, मल्टीपोलर वर्ड में, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जापान हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, ये सारे देश जो है मल्टीपोलर वर्ड कहलाते हैं। कि यहाँ पर किस प्रकार से आप अपने आप को अपना क्षेत्रीय विस्तार चाहते हो तो मल्टीपोलर जो कंट्री है। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे ऊपर कौन है? जो यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब ये है कि आज दुनिया एक ध्रुवी हो गई है, एक ध्रुवी दुनिया है। और सबसे ऊपर यूएसए है। पहले कैसी थी? बहुध्रुवी थी। बहुध्रुवी थी। यहाँ दो शक्तियां थी, जो यूएसए और यूएसएसआर। बाद में यूएसएसआर टूट गया और फिर अमेरिका के उसमें आपको दिखाई देगा कि अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ये दिखाई देगा। ये जो बहुध्रुवी थी 1945 से 1990 के बीच में जब यूएसएसआर टूट गया तो ये एक ध्रुवी दुनिया हो गई अमेरिका के उसमें। फिर अब एक मल्टीपोलर वर्ड की बात चल रही है कि मल्टीपोलर वर्ड जो होता है, मल्टीपोलर वर्ड, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ड जो है इसमें आप देखोगे कि इसमें जापान दिखाई देगा, आपको चाइना दिखाई देगा, इंडिया दिखाई देगा, ठीक है, और यूएसए भी दिखाई देगा। ये मल्टीपोलर वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रकार से विश्व में विस्तार, अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाना, ये प्रयास चल रहे हैं। तो मल्टीपोलर वर्ड की भी बात आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से विश्व के संबंधों में क्या क्या कन्फ्लिक्ट हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे हम दूर करें, ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज केवल एक चीज मुझे ये आपको बताना था कि किस तरह से संबंधों को देखना चाहिए। अगली क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे पॉलिटिकल संबंध कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिकल संबंध किस तरह के होते हैं, इसके अलावा जो सैन्य संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, जो स्ट्रेटजिक रिलेशन होती हैं विश्व के देशों के साथ वो कैसे होते हैं, विश्व की जो समस्याएं हैं उन पे कैसे सहयोग लिया जाता है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे जो अन्य समस्याएं हों, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज हों, इन सारी समस्याओं पे कैसे सहयोग लेते हैं। फिर कैसे कोई देश आपस में कल्चरल जो सहयोग करते हैं, सांस्कृतिक सहयोग करते हैं, और कैसे इन सहयोगों के माध्यम से किस प्रकार से विश्व में हमारे मित्र बनते हैं, किस प्रकार से विश्व में जो मित्र बनते हैं फिर कैसे हम उन मित्रों के साथ सैन्य गठबंधन के लिए जाते हैं, और किस प्रकार से कोई हमारा मित्र जो होता है हमारे हर परिस्थिति में सहयोग करता है।
आज देखिए अभी भारत के रक्षा मंत्री जी गए हुए हैं, राजनाथ जी रूस गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं? भारत जो है अपने आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व के देशों के सामने कुछ चीजें प्रस्तुत रखता है कि भाई हमारी जरूरतें हैं और हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चलेंगे। और राष्ट्रीय हित भारत का क्या है? अभी मैंने जो बताया, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। यह राष्ट्रीय हित होता है। पहली चीज ही विदेश नीति की यह है कि राष्ट्रीय हितों को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी देश हो, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही चीज अभी इसी पे डिप्लोमेसी चल रही है। आप देखिए किस समय अभी क्या हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री अपनी कूटनीतिक उस पे चल रहे हैं कि भारत विश्व के जितने भी देश हैं, भारत अपने पक्ष से सबको अवगत करा दे कि मेरा पक्ष क्या है या देश का हमारा स्टैंड क्या है, कि हमने किसी के इलाके में कोई घुसपैठ नहीं की। अगर कोई विस्तारवादी रुख अपनाएगा भारत के खिलाफ तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, जो भारत दे भी रहा। तो यहां पर दो स्तर पे कूटनीति चल रही है। एक तो बातचीत के लेवल पे हो ही रही है, चाइना से भी सीधे हो रही है, लेकिन आप देखोगे कि रक्षा मंत्री वहां गए हैं, वहां पे वो चाइना के नेताओं से बात नहीं करेंगे। क्यों? उसका भी एक संदेश देने का ये प्रयास है, जब तक आप सैन्य स्तर पे हमसे जो रिलेशन ठीक नहीं होगा तो द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो सकती। दो राष्ट्रों के मध्य, दो राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय, दो देश बैठ के जो बात करते वो नहीं होगा। दूसरी चीज, चाइना की जो सीमाएं लगती हैं वो 13 देशों से लग रही हैं और अधिकतर देशों के साथ चाइना का सीमा विवाद है। भारत एक ऐसा देश है कि जो चाइना का प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। अन्य देशों को आपने देखा ही होगा कि अन्य देशों में चाइना ने विस्तार किया है, कोई कुछ नहीं कर पाया। और ये एक चाइना की पॉलिसी रहती है। चाइना की पॉलिसी में है कि आगे बढ़ो, 3 कदम आगे बढ़ो और 2 कदम पीछे हट जाओ, तब भी 1 कदम हमें मिल जाएगा। तो ऐसा ही उसने अन्य देशों के साथ किया है। जो मजबूत देश है उनके साथ नहीं कर पाता। भारत के साथ उसने 1962 में भी किया। संबंधों का एक आयाम अभी आप भारत चीन संबंध में आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि इसके पीछे बहुत आधार रहे हैं। तिब्बत पहले बफर स्टेट था, लेकिन हमने समझा नहीं। चाइना जब उसको अधिग्रहित कर रहा था तो हमने समर्थन दे दिया। बाद में बफर स्टेट अगर कोई रहता है दो देशों के बीच में तो संबंध ज्यादा नहीं बिगड़ पाते। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और आज के लिए इतनी ही बात कि आप विश्व के संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए पहले आपको राष्ट्रीय हित को समझना पड़ेगा, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है उसको समझना पड़ेगा, महाशक्तियां क्या हैं उनको समझना पड़ेगा, और महाशक्तियां कैसे अपना विस्तार चाहती हैं और किस तरीके से जीरो सम गेम क्या होता है। तो ये जो बातें आज मैंने बताई हैं, ध्यान से उनको समझिएगा। और हमने इसीलिए ये श्रृंखला शुरू की है कि आपको थोड़ा सा इतिहास, आप लगातार पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा हो इतिहास ही पढ़ते हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे ये चर्चा हमारी शुरू हुई। धीरे धीरे हम देखेंगे तो करंट अफेयर्स को भी शुरू करेंगे कि सप्ताह में एक दिन जो है करंट अफेयर्स पे चर्चा, जैसे हम एनालिटिकल चर्चा करते हैं, एक एनालाइज करेंगे चीज़ों को। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।